नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा हिंदी का मॉक टेस्ट सीरीज का ये तीसरा लेक्चर होगा। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड करा चुके हैं। लेक्चर से मतलब ये है कि आपका जो 37 नंबर की जीएस आने वाली है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में, जो हिंदी आपकी आएगी, उन 37 क्वेश्चन को हम डिटेल एनालिसिस करा रहे हैं। तो अगर आप हिंदी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप अगर इस सीरीज को अगर आप देख रहे हैं, हर लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी हिंदी जो है ना ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। तो आप बने रहिए वीडियो पे, देखते रहिए। और आज का लेक्चर 3 होगा, तो लेक्चर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है ना आपका, वो द्विगु समास का उदाहरण होगा? तो देखिए, समास आपके होते हैं, समास कई तरीके के होते हैं समास में। जैसे कि आपका होता है बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है, आपका द्विगु समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये क्या है ना, समास के उदाहरण हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है आपका कि इसमें कौन सा शब्द द्विगु द्विगु समास का मतलब वो होता है जहां पर दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल काम कर रही हो, ठीक है। तो वहां पर एक तरीके से द्विगु समास हो जाता है। सॉरी, द्विगु समास में आपका जहां पर संख्या की बात करी जाए, जहां पर नंबर्स की बात करी जाए, वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसमें रामकृष्ण में कोई नंबर नहीं आ रहा है। नवरत्न में नौ रत्न, नवरत्न का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नवरत्न यानी 9 रत्न। तो इसमें 9 यानी एक डिजिट आ गई आपकी, इसलिए ये आपका द्विगु समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ये। रामकृष्ण जो है आपका, ये द्वंद्व समास है। रामकृष्ण का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? राम आप अलग लिखेंगे, ठीक है, राम आपको अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। राम राम हो जाएंगे आपके अलग, और इसके बाद में अगर आप कृष्ण आप लिखने लगे तो कृष्ण आप अलग अलग से लिखेंगे। तो राम और कृष्ण क्या हुआ? बीच में ये योजक चिन्ह आ गया। तो ये योजक चिन्ह जो होता है ना, ये आपका आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका नीति निपुण, नीति निपुण जो शब्द होता है, ये आपका अधिकरण का है। एक तरीके से अधिकरण समास जो होता है, तत्पुरुष समास में आता है आपका, जो कारक होते हैं तो उसमें कारक में आपका अधिकरण तत्पुरुष आ जाता है। तो जो नीति में निपुण हो वो अधिकरण में आ जाता है, ठीक है। और मतदाता यानी जब आप अपने वोटिंग का यूज करते हैं तो आप किसी से रिलेटेड होते हैं, इट मीन्स आप संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो गया? तो वो व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला होता है शिक्षक, ठीक है भाई। कौन होता है? शिक्षक होता है। जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसको हम शिक्षक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम कह सकते हैं कि अनेकार्थी शब्दों में हम उसको कर सकते हैं, अनेकार्थी शब्दों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दुर्गम, दुर्गम का मतलब क्या होता है? दुर्गम मीन्स जहाँ पहुंचना कठिन हो, वो दुर्गम हो जाता है आपका, ठीक है। जहां पहुंचना कठिन हो वो क्या हो जाएगा आपका? दुर्गम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द को आपका ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, उसमें बैठा नहीं जाता है, में कौन सा वाच्य है? तो उसमें बैठा नहीं जाता है, तो उस पर बैठा नहीं जाता है, उसको बैठा नहीं जाता है, उसमें बैठा नहीं जाता है, यानी भाव आ रहा है निकल के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? भाववाच्य हो जाएगा। भाव निकल के आ रहा है यहाँ पर, तो भाववाच्य हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ भाववाच्य हो जाएगा, उसमें बैठा नहीं जाता है। तो भाववाच्य की एक तरीके से परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की, बल्कि क्रिया क्रिया का जो भाव है वही प्रधान हो, तो उसे कहते हैं हम भाववाच्य क्रिया। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये आपका भाव हो जाता है, ठीक है भाई। कृतवाच्य में आपका कृत आ जाता है, आप जो कार्य करते हैं। कर्म वाच्य में आपका कर्म आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, करण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होगा? तो आपने कारक आपने पढ़े होंगे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए हेतु, आपादान से, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, हे, ओ, हाय, इस तरीके से आते हैं। तो इस तरीके से इसमें अगर तक पूछा जा रहा है करण, तो करण क्या है? करण से या के द्वारा, या करण से या द्वारा, इस तरीके से होता है। तो इसमें पूछा गया है से, तो विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? विभक्ति चिन्ह हो जाएगा आपका से। कौन सा है विभक्त कारक? करण का विभक्ति चिन्ह से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका विभक्ति चिन्ह इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंध विराम चिन्ह बताता है। ठीक है, संबंध विराम चिन्ह यानी जो दो चीजों के बीच में संबंध बताता हो या दो चीजों के बीच में इक्वालिटी रखता हो, तो ऐसे चिन्ह को हम बोलते हैं योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह का एग्जाम्पल होता है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये योजक चिन्ह का एग्जाम्पल है। ये क्या है आपका, ये आपका एक तरीके से जब भी कोई चीज विस्मय बोधक में आए, जैसे हो, ओहो, अरे, ये क्या हुआ, अचंभित वाली शब्द, इंसिडेंटली, तो उसमें हम ऑप्शन ए वाला यूज करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ये अपूर्ण विराम है। ठीक है, अपूर्ण विराम, एक होता है पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक अर्ध विराम, और एक होता है अपूर्ण विराम। तो ये क्या है आपका अपूर्ण विराम चिन्ह हो जाता है। ठीक है, हम इसको विसर्ग भी बोल देते हैं, विसर्ग। और ये क्या है आपका अर्ध विराम है। ऑप्शन डी क्या है आपका अर्ध विराम। तो इसका आंसर क्या है, इसमें पूछा था संबंध विराम, तो संबंध विराम में आपका आंसर क्या निकल के आएगा, संबंध विराम में आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, आप भला तो जग भला लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का एग्जाम्पल बताइए। तो आप भला तो जग भला का मतलब होता है कि अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। इट मीन्स आप अच्छे हैं तो सब अच्छे होते हैं। ठीक है, और आपको सब अच्छे ही मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, आप भला तो सब भला। ठीक है तो क्या है ना, ये लोकोक्ति हो गई। तो इन लोकोक्ति हुए, मुहावरे हुए, तो ये आपको अच्छे से याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो हमें फंसा देती है। तो आपको फंसना नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम पास करना है, तो आप लोकोक्ति मुहावरे अच्छे से रट मारिए। नेक्स्ट है आपका वृक्ष शब्द का बहुवचन क्या होगा। वृक्ष शब्द का बहुवचन क्या होगा, एक वचन, बहुवचन। तो देखिए, वृक्ष एक ऐसा शब्द है, ये एक वचन और बहुवचन में ना सिंगल यूज होता है। तो इसमें वृक्ष का बहुवचन भी वृक्ष होगा और वृक्ष का एक वचन भी वृक्ष ही होगा। ठीक है, वृक्ष और वृक्षा नहीं होता है, वो एक वचन और बहुवचन दोनों में सिंगल यूज होता है। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मिट्टी की बारात किसकी रचना है। मिट्टी की बारात जो है वो किसकी रचना है। तो मिट्टी की बारात जो है आपका वो शिव मंगल सिंह सुमन जो है आपके, शिव मंगल सिंह सुमन, ये हिंदी साहित्यकार के काफी फेमस रचनाकार रहे हैं। और जो मिट्टी की बारात है उनका उनकी एक विधा है, काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह के अंदर उनकी मिट्टी की बारात लिखी गई है। इसका प्रकाशन जो है, मिट्टी की बारात का प्रकाशन 1972 में किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है इसके मिट्टी की बारात का प्रकाशन, 1972 में। और इसके ठीक 2 साल के बाद में 1974 में इनको साहित्य का अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको दिया जाता है। श्रीलाल शुक्ल काफी फेमस रचनाकार रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें श्रीलाल शुक्ल की, तो इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिसमें से एक उपन्यास काफी फेमस है इनका, सूनी घाट का सूरज। सूनी घाट का सूरज इनका उपन्यास काफी फेमस उपन्यास रहा है। ठीक है, राग दरबारी इनका काफी फेमस उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावा मुक्तिबोध जो है काफी फेमस राइटर रहे हैं, आज्ञे के समान रहे हैं बिल्कुल। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इनका एक कविता संग्रह है, और इनका नई कविता का आत्मसंघर्ष एक निबंध संग्रह है। ठीक है, मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, तो इन्होंने भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं। इसमें कुटज काफी फेमस निबंध है आपका। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का काफी फेमस निबंध एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, कुटज। तो एग्जाम में कई बार आता है, तो आप याद रखिएगा, कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो किनारे से सटे हुए हो। तो किनारे से सटे हुए होने का मतलब क्या होता है, तो तटवर्ती होता है। ठीक है, जो किनारे से सटा हुआ होता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम तटवर्ती। इस तरीके से, जैसे कि ये भारत का ये तटीय इलाका है, तो ये भारत के तटीय राज्य हो गए, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये क्या है, तटवर्ती राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। ठीक है, तट से लगा हुआ तटवर्ती कहलाता है। ठीक है भाई। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण यानी जो हद से बाहर चला जाता है वो अतिक्रमण होता है। अधिक्तिया का मतलब क्या होता है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधिक्तिया कहलाती है। पठार क्या होता है, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से काफी ऊंचा उठा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द आपस में मेल नहीं खाता है, मतलब अलग है। तो ऑप्शन ए हार और पराजय। हार और पराजय जो है ना, ये अपने आप में ही असंगत है। ठीक है, हार और पराजय
हार और जीत होना चाहिए था, पराजय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची हो गए। हार और जीत ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। बाकी हर्ष, विषाद, हास, वृद्धि, सम्मान, अपमान, ये क्या है, दूसरे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है भाई। तो इस तरीके के पर्यायवाची विलोमार्थी शब्द भी आपको देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम कृपा भाव निशा सिरानी, राम कृपा भाव निशा सिरानी उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें राम कृपा भव निशा सिरानी में आपका रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में कवि ये कह रहे हैं कि संसार रूपी रात्रि भगवान की कृपा से व्यतीत हो रही है, ठीक है। एक तरीके से उपमा की जा रही है, एक तरीके से रूप दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा अलंकारों के अपने अलग अलग भेद हैं, तो आपको वो भी याद रखने चाहिए, जैसे विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार का होता है जहां वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो, वहां पर विरोध का आभास होना विरोधाभास अलंकार हो जाता है। एक होता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, एक शब्द से एक मूल अर्थ से दूसरा मूल अर्थ चिपका हो, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए पर उसके जो शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग बार आ रहे हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, यानी पानी 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 हर बार आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ये आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका यमक अलंकार, जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके जो अर्थ होते हैं अलग अलग आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम यमक अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए। इट मीन्स के कनक, एक कनक सोना होता है, एक कनक धतूरा होता है, ठीक है। तो इसमें कनक कनक दो बार आया पर दोनों के अर्थ अलग अलग आए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इसको एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेस विज्ञापिति। प्रेस विज्ञापिति क्या है, ठीक है। तो प्रेस विज्ञापिति का अर्थ क्या होता है, कोई स्थान या किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेते हैं उसे प्रेस विज्ञापिति के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, या कोई संस्थान या किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसे प्रेस विज्ञापिति द्वारा मंत्रियों तक पहुंचाया जाता है। तो पहला क्या है, अधिकारियों तक पहुंचाना, दूसरा क्या है, मंत्री तक पहुंचाना, तीसरा कह रहा है सर्व सामान्य तक पहुंचाना, और चौथा कह रहा है मीडिया तक पहुंचाना। तो मीडिया ऑलरेडी प्रेस विज्ञापित है, तो ऑप्शन डी तो खत्म हो जाएगा। और प्रेस का मेन काम क्या होता है, कोई भी कार्य है जनता के बीच तक उस बात को पहुंचाना, ये प्रेस का काम होता है। तो यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर है इसमें। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या इसके अंदर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यमुना के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची शब्द इसमें देखना है कि कौन सा नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द में आपके पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार आते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द में आपका कालिंदी आ जाता है, सूर्याजा आ जाता है, जमुना आ जाता है, कृष्णा, रवि सुता, काल गंगा, भानुजा, सूर्य सुता, अर्कजा, ये सारे आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा आपको नहीं दिखा, इसमें मैंने इतने सारे शब्द बोले, तो इसमें दोहासन नहीं दिखा आपका, ठीक है भाई। क्या नहीं दिखा है आपका, दोहासन नहीं दिखा। दोहासन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है भाई। दोहासन यमुना का पर्यायवाची शब्दों में नहीं आता है। तो ऐसे ही आपको पर्यायवाची शब्द ना याद रखने, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शब्द के विग्रह में कर्मधारय समास होगा, हमें चयन करना है। तो कर्मधारय समास, जहां पर कर्म की एक तरीके से अधिकता हो वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। जहां पर उपमेय और उपमान का भेद हो, उपमेय में उपमान का भेद हो, वो कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। तो इसमें देखना है हमें कौन सा है, तो बहुमूल्य आंसर हो जाएगा आपका। बहुमूल्य जो है ना, इसमें क्या है ना, उपमेय में उपमान का संबंध बताया जा रहा है। बहुमूल्य वो वस्तु जो अपने आप में बहुत है जिसका मूल्य, बहुमूल्य, ठीक है। समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, बहुत है जिसका मूल्य, बहुमूल्य। तो ये हो जाएगा बहुमूल्य, ये आपका आंसर कर्मधारय में क्या हो जाएगा, बहुमूल्य हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वह आप ही चला गया। वह आप ही चलाया गया वाक्य में रेखांकित शब्द के सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, है ना। तो ये देखना है, तो जहां पर मेरा, तुम्हारा, मेरा, अपना,
अपनाया, ठीक है। तो इसमें क्या एक तरीके से निजी बातें आती हैं, तो निजी बातों में आपका आता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के अपने भेद होते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को बोलने के लिए बार बार उस चीज का प्रयोग करने के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वह आप ही चला गया, इट मीन्स आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर आप सर्वनाम के भेद जानना चाहते हैं तो सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये आपके सर्वनाम के भेद हो जाते हैं और उसी हिसाब से सर्वनाम करा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा आपका। उल्लंघन का संधि विच्छेद, तो उल्लंघन में देखिए जहां पर आधा लय आता है ना, तो वहां पर क्या आता है आपका हलंत वाला सीन आता है। तो हलंत कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, उल्लंघन का संधि विच्छेद उत प्लस लंघन उल्लंघन हो जाएगा। नेक्स्ट है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, महेंद्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें ए आ रहा है, तो एक तरीके से ये आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। तो महा प्लस इंद्र यानी आ प्लस ई बराबर ए, तो इसमें क्या हो गया, व्यंजन हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े में अलंकार कौन सा हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना, एक तरीके से रूप की बात करी जा रही है, ठीक है। तो रूपक अलंकार को हम गुण को कैसे पहचानते हैं, देखिए जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उपमेय और उपमान जब एक दूसरे से अलग ना दिखे, एक दूसरे के इक्वल दिखने लगे, तो वो आपका रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें क्या हो जाता है, उपमाय और उपमाय दोनों इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवयव बताना है, अवयव कौन सा है। तो इसमें उसने कटोरा भर दूध पिया, तो उसने कटोरा भर दूध पीना, तो एक तरीके से कई चीजें आती हैं अव्यय में, क्रिया विशेषण आ जाता है, संबंध बोधक आ जाता है, समुच्चय बोधक आ जाता है, विस्मय बोधक आ जाता है, निपात आ जाते हैं आपके, जहां पर कोई चीज मना करी जाती है उसको निपात बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भर, भर जो है ना आपका, ये इसका अव्यय, ठीक है। क्या है आपका भर, अव्यय, ठीक है। वाक्य में किसी भी तरह के बदलाव आने पर भर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। उसने 2 कटोरा भर दूध पिया, उसने 10 कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने दूध पिया भर के कटोरा, तो भर तो हमेशा आना ही आना है, इट मीन्स ये बदलाव नहीं होना है, तो इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अव्यय का मतलब क्या हो जाएगा आपका भर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। रोको मत मुझे जाने दो, यह हाथी है, तुम जा रहे हो, मैं आदमी हूं। तो पूर्ण विराम आपको ना विराम चिन्ह जरूर देखने, तो विराम चिन्ह आपको जरूर देखने के कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में आज विराम चिन्ह की बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। सारे विराम चिन्ह में एक 1 मिनट की वीडियो में आपको सारे विराम चिन्ह बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, निम्नलिखित में रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है। रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक होता है आपका करुण रस जो शोक को बताता है, श्रृंगार रस रति को बताता है, अद्भुत विस्मय को बताता है, और वीर रस आपका क्रोध को नहीं बताता है, ठीक है। वीर क्रोध को बताता है रौद्र रस। जो अगर आपका रौद्र रस होता है ना, जो आपका रौद्र रस होगा वो बताएगा आपका क्रोध को, ठीक है, जो आपका रौद्र रस होता है। पर ये रौद्र रस तो है ही नहीं, ये तो वीर रस की बात कर रहा है, तो इसलिए ये आपका एग्जाम्पल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, विरहिणी, विरहनी, विरहिनी, विरीहनी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला, तो हम क्या बोलते हैं, विरहिनी बोलते हैं, विरहिनी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं विरहिनी, ठीक है। तो इसमें विरहिनी जो आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका शुद्ध वर्तनी के, अगर देखा जाए तो विरहिनी में, विरहिनी शुद्ध वर्तनी होगा आपका विरहिणी, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।
बेमेल चीजों का सहमिश्रण अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? तो बेमेल चीजों का सहमिश्रण हमें देखना है, उसको सही मुहावरा देखना है। बेमेल, बेमेल यानी जब चीजें अलग अलग हों, जैसे आधा तीर आधा बटेर, यानी चीजें मिक्स नहीं हो पाई, अलग अलग हो गई है, ठीक है, बेमेल चीजें। आधा तीर आधा बटेर आपका सही मुहावरे का एग्जाम्पल हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी अगर आपको देखनी है तो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोलता है आपका? घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के बाद लगता है वो प्रत्यय कहलाता है, और आपका उपसर्ग होता है जो स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। तो इसमें घबराहट, तो अगर मैं कोई एक चीज शब्द हटा दूं, तो जैसा घब है, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आहट, ठीक है। घबराना घबराना घबराना, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आहट को हटा दूं, तो आहट क्या है आपका? इस घबराहट शब्द में आपका प्रत्यय है, ठीक है। इसमें क्या है आपका? घबराहट प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है, और जो शब्द के शुरू में लगता है और शब्द का अर्थ बदल देता है वो हो जाता है आपका उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये दो शब्द होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, वाक्य अरे मूर्ख संभल जा निम्न में से किस कारक का उदाहरण है? अरे मूर्ख संभल जा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, सामने वाले को ना अलर्ट किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, उसको स्पेशली उसको एक तरीके से नोटिफाई किया जा रहा है। तो क्या होगा? संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। संबोधन कारक अरे मूर्ख संभल जा, तो अरे मूर्ख संभल जा में आपको संबोधन किया जा रहा है कि संबोधन, इसकी संबोधन कारक की परिभाषा भी होती है कि जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध अगर आपको दिख रहा हो तो वो हो जाता है आपका संबंध कारक। हे राम, वह, क्या हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संबंध कारक हो जाएगा। ऐसे आपके कारक के और भी एग्जाम्पल होते हैं, कर्ता, करण, कर्म, ठीक है। तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। टोटल कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से मीन्स अलग होना, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर है, संबोधन हे ओ अरे हाय, इस तरीके से हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है हमें। सुधी सुधी, तो उसमें सुधी सुधी का देखना है कि सही क्या है। तो एक सुधी जो स्टार्टिंग का आपका सुधी है, इस सुधी का मतलब क्या होता है? आपका स्मरण करना, ठीक है। आपने सुध बुध खो देना, यानी अपनी जो स्मरण शक्ति है उसको खो देना। एक होता है सुधी, सुधी यानी समझदार होना। एक सुधी स्मरण होना, एक सुधी समझदार होना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सुधी सुधी यानी आपका समझदार और आपका स्मरण करना। क्वेश्चन नंबर 27, दूधो ना हो पूतो फलो। कई बार आपके आसपास भी चीजें सुनते होंगे आप, ये जो नई नवेली दुल्हन होती है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है या नई भी होती है, तो जब नई नई शादी होती है तो जो जोड़ा होता है, शादीशुदा जोड़ा, उनको जो बड़े लोग होते हैं उनको ना आशीर्वाद देते हैं, दूधो ना हो पूतो फलो, यानी दूध घी से ना हो, कभी खाने पीने की कभी जीवन में कमी ना आए, और अगर आपको पहला बच्चा हो तो वो लड़का हो, ठीक है। तो पूतो फलो इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो दूधो ना हो पूतो फलो का मतलब क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है, ठीक है। आगे थोड़ी दी जा रही, इच्छा जताई जा रही है। तो क्या दूधो ना हो पूतो फलो इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप के वाक्य की आपको देखने की जरूरत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? निम्नलिखित में कपट का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका दंभ। क्या हो जाएगा आपका कपट का पर्यायवाची शब्द? कपट का पर्यायवाची हो जाएगा आपका दंभ, ठीक है। दंभ हो जाएगा आपका कपट का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इसके अलावा कपट के समानार्थी शब्दों की अगर हम बात करें और भी, जैसे ठगी, दगाबाजी, धोखा, चकमा, फरेब, छल, ठीक है। और दम तो आपका हो ही जाना है। इसके बाद में मह का पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो महती और बहुत, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तनिया का बात करूं, तनिया, दुहिता, बेटी, पुत्री, है ना, ये हो जाते हैं। वहीं अगर त्रास का बात करें तो अनिष्ट का डर या भय या खौफ या कष्ट या तकलीफ, आपका त्रास या त्रासदी आपने सुना होगा, तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, कौन से विकल्प में विधि के अनेकार्थी शब्द बनाए गए हैं? कौन से विकल्प में विधि के अनेकार्थी शब्द बनाए गए हैं? तो विधि मतलब लो यानी कानून, ठीक है। तो इसमें कानून और ईश्वर, कानून और ईश्वर जो है ना आपका विधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। कानून और ईश्वर है ना, ये कानून और ईश्वर क्या हो जाएगा? विधि का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार आते भी हैं और हम नॉर्मली
कहते हैं कि भगवान से डरो, वो आपका तुम्हारा न्याय करेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। शुद्ध वाक्य, सीमा को 5 बहनें हैं, सीमा बहनें हैं 5, सीमा के सीमा के 5 बहनें हैं और सीमा 5 बहनें हैं 5 सीमा के। तो ये के नहीं है, ये आपका की हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या है, ऑप्शन सी में ये हो जाएगा आपका की, ये हो जाएगा की, ठीक है। तो सीमा की 5 बहनें हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सीमा की 5 बहनें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक वृक्ष की हत्या पाठ के रचनाकार कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या पाठ के जो रचनाकार हैं वो है आपके कुंवर नारायण सिंह, ठीक है। इनकी ये कविता है, एक वृक्ष की हत्या कविता है, और उस कविता को लिखा किसने है, कुंवर नारायण सिंह ने लिखा है, ठीक है भाई। किसने लिखा है, कुंवर नारायण सिंह ने लिखा है। इसके अलावा हम बात करें राजकुमार शुक्ल, सॉरी ये राजकुमार शुक्ल नहीं है, ये है आपके विनोद कुमार शुक्ल, ये नाम गलत हो रहा है यहाँ पर, आप करेक्शन कर सकते हैं इसको। ये हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल, काफ़ी फेमस रचनाकार हैं। इन्होंने जिस विधा की रचना करी है उसका नाम है, कहानी है मछली। तो मछली की रचनाकार कौन है, एग्जाम में आपके आ जाए तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। आगे काफ़ी फेमस रचनाकार हैं भाई। तो हिरोशिमा इनकी एक कविता है, ठीक है, हिरोशिमा। हिरोशिमा के रचनाकार कौन है, तो हिरोशिमा के रचनाकार हैं आपके आगे। और रामधारी सिंह दिनकर जी, जनतंत्र का जन्म इनकी एक कविता है, ठीक है। क्या है कविता का नाम, कविता का नाम है आपका जनतंत्र, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म आपकी कविता हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोलता है आपको 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य में देखना है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ठीक है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, तो होगा नहीं, होगी, ठीक है, जहां होगी ये वो आंसर है। तो होगी कहाँ है आपका, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, होगी, तो होगी आपका, तो बिल्कुल होगी, है ना। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बहुत बार आते हैं, तो आपको चीजें देखनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार चीजें फंसाती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका गद्यांश। तो गद्यांश में पहले भी बता चुका हूँ कि 5 क्वेश्चन आते हैं गद्यांश के, ठीक है। तो गद्यांश अगर आपका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप आसपास भी नहीं हो रहे हैं, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन जो नंबर हैं वो खो जाएंगे। तो अच्छे से आप गद्यांश को पढ़ें, रीड करें, ताकि आपका जो नंबर है ना उनको बचाया जा सके। तो इसमें क्या है, चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यान है, जिसमें चंद्रमा की सतह के अन्वेषण के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका गद्यांश है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग में, आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप गद्यांश पे आइए, डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट होगा 100 के 100%। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। चंद्रयान 3 के मुख्य शोध उद्देश्य में क्या शामिल है, चंद्रमा की सतह पर हीलियम बनाना, चंद्रमा की उत्पत्ति और भूतकाल का अध्ययन, अध्ययन सूर्य की उत्पत्ति का अध्ययन, ठीक है, या पृथ्वी के उत्पत्ति का अध्ययन। तो हमें क्या करना है, अब देखना है यहाँ पर चंद्रमा के मुख्य शोधन उद्देश्य में क्या शामिल हो सकता है। तो चंद्रयान 3 इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यान है, जिसे चंद्रमा की सतह के अन्वेषण यानी शोध जो होता है उसको बोलते हैं, अन्वेषण के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के अनुसरण में भारत द्वारा चंद्र अन्वेषण का तीसरा मिशन होगा। इस मिशन की खासियत क्या है, इस मिशन की खासियत है कि यह चंद्रमा की सतह पर गहराई और विस्तार में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 यान हेलियम 3 वाटर आदि संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उत्कृष्ट सामग्री का तलाश करेगा। चंद्रयान 3 के शोध उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह के नए क्षेत्रों अन्वेषण, चंद्रमा की उत्पत्ति और उसके भूतकाल का भी अध्ययन करेगा। तो इसमें क्या आता है, इसका उद्देश्य मेन क्या है, तो उद्देश्य में जैसे हमने देखा था यहाँ पर ऑप्शन में कि चंद्रमा की सतह का हीलियम बनाना, तो हीलियम तो नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए वैसे गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन बी चंद्रमा की उत्पत्ति और भूतकाल का अध्ययन, तो बिल्कुल सही है, हमने अभी पीछे पढ़ा भी है। वो पीछे क्या बोल रहा है, देखिए पीछे यहाँ पर लिख भी रहा है कि ये क्या करा है, चंद्रमा की उत्पत्ति और उसके भूतकाल का अध्ययन। तो ये लाइन जो सेम आपकी कहाँ मिल रही है, आपके ऑप्शन में मिल रही है, ठीक है, ये सेम लाइन आपको कहाँ मिल रही है, ऑप्शन में मिल रही है, यहाँ पर देखने में मिल रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे देखना है आपको, बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है आपका, 34 बोलता है आपका चंद्रयान 3 मिशन से भारत की क्या क्षमता मान्यता होगी, ठीक है,
क्षमता मान्यता क्या, कौन सी मान्यता प्राप्त हो जाएगी चंद्रयान 3 अगर सफल हो जाता है? तो भाई देखिए साइंस है, तो साइंस से हमें क्या कृषि क्षमता मिलेगी, वाणिज्यिक क्षमता, तकनीकी या आर्थिक। तो हमें क्या मिलने वाला है, हम एक तरीके से तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत आगे चले जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चनों पर भी ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद में चंद्रयान 3 के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है आपका? यह नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन है, यह चंद्रमा की सतह पर गहराई और विस्तार में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक आयाम खोलेगा, यह हीलियम 3 वाटर आदि के संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उत्कृष्ट सामग्री का अध्ययन करने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा ना हमें पढ़ना पड़ेगा अपना जो हमारे यहाँ दिया हुआ है, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस मिशन के द्वारा उन चंद अन्वेषण कार्यक्रमों में उपस्थिति को मजबूत करेगा जिसमें अमेरिका, रूस, चीन शामिल है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी क्षमता को मान्यता देगा और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में इसकी जो ISS आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर मान्यता बढ़ाएगा। और चंद्रयान 3 द्वारा नवाचार, अध्ययन और कार्यान्वित करने की ऊर्जा से भरपूर है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक नया आयाम भी खोलने वाला है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक तरीके से इसमें जो कंट्रीज का नाम आए हैं आपके, अमेरिका, रूस, चाइना, ठीक है, तो ये चीजें आई हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन है। भाई ये तो इसरो का मिशन है, ठीक है, ये नासा का मिशन थोड़ी है। ये नेशनल एरोनॉटिक जो मिशन है इसको क्या बोल रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नासा। तो भाई हमारा जो मिशन है ना वो नासा का मिशन नहीं है, ये तो इसरो का मिशन है, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है भारत चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करेगा, उसमें उसके पहले कौन शामिल नहीं हुआ है। तो इसमें हमें कंट्री देखने कौन कौन सी शामिल नहीं हुई। तो हमारे सामने कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री हमारे सामने है, तो देखिए एक तो हमारे सामने अमेरिका है, रूस है और चाइना है। तीन ही कंट्री हमारे सामने आ रही है, अमेरिका, रूस और चाइना। तो वही हमें यहाँ देखना है। अमेरिका है हमारे पास में, ठीक है, अमेरिका है हमारे पास में, अमेरिका कर लिया, चाइना है, चाइना कर लिया, रूस है, रूस कर लिया, ब्रिटेन नहीं था, तो ब्रिटेन आपका आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा था शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 चंद्रयान 3 हीलियम 3 और वाटर जैसे संभावित स्रोतों को पता लगाने के लिए किस पर खोज करने वाला है। तो कहाँ खोज कर रहा है चंद्रयान 3, कहाँ जा रहा है, तो नाम से पता लग रहा है चंद्रयान 3 कहाँ जा रहा है, चंद्रमा पर जब पहुंच रहा है। तो चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है चंद्रमा पर, यानी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। तो इस तरीके से आप ना चीजें बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। आज हमने बड़ी स्पीड में इस क्वेश्चन को, इस आपका जो सॉल्यूशन था इसको कराने की कोशिश करी है। तो इससे भी कम समय में आप ना अपनी परीक्षा में चीजें बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं और आपके एक्यूरेट नंबर आएंगे 37 अप टू 37, ठीक है, 37 में से 37 नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर। पर करना कुछ नहीं है, चीजें अच्छे से एनालिसिस करनी है, पढ़िए कम, एनालिसिस ज्यादा कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, किताबें पढ़ने से सिलेक्शन होता तो एक से किताबी कीड़ा, जिसको हम बुक वॉर्म भी बोलते हैं, वो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं। तो जो स्मार्ट वर्क करता है सिलेक्शन उसका होता है, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो गधा वर्क करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चीजों को एनालाइज कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि और जो स्टूडेंट है, जो आपके फ्रेंड है या सर्कल है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और उनकी हिंदी में 37 अप टू 37 नंबर लाने में उनकी मदद हो सके, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।